दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तनाम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया। पहली बैठक कृषि विभाग की थी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग का ऑडिट किया, विभाग की समीक्षा की और किस प्रकार से राज्य में किसानों बागवानों को उन्नत किया जाए, किस प्रकार से और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक उत्पादों को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाया जाए, इसके लिए बड़े फैसले उन्होंने लिए। दूसरी बैठक पर्यटन विभाग की थी और ये बैठक करीब 5:30 बजे के बाद भी चलती रही। इस बैठक में पहले पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ने तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पर्यटन की गतिविधियों को लेकर और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक्टिविटीज़ को लेकर पूरी तरह से डिपार्टमेंट का रिव्यू किया। दोनों बैठकों में दोनों विभागों से संबंधित कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने लिए और ऑन स्पॉट आदेश भी दिए। कल 5 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 15 तारीख को देरा में 15 अगस्त का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जाएगी। मुख्य सचिव के हवाले से आज बाकायदा चीफ मिनिस्टर की स्पीच को उसको पूरी तरह से लिखा गया, उसका रिव्यू किया गया। यानी कि यह स्पीच उस आधार पर होती है कि कल मुख्यमंत्री जब परसों 15 अगस्त को देरा में झंडा फहराएंगे, उसके बाद जब प्रदेश को संबोधित करेंगे तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे, जिसमें बागवानों को बड़े स्तर पर उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की बागवानी को बूस्टअप करने के लिए मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान करेंगे। किसानों को दूध के दाम और प्राकृतिक उत्पादों में, जिसमें मक्की हो या गेहूं हो, उनके दामों में बढ़ोतरी के साथ साथ मुख्यमंत्री सब्सिडाइज चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सोलर पावर प्लांट के लिए 80% सब्सिडी देने का प्रदेश के युवाओं को ऐलान कर सकते हैं। ई व्हीकल्स के लिए प्रदेश के युवाओं को ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बस रूट दिए जाएंगे, टेम्पो ट्रैवलर के छोटे रूट दिए जाएंगे, सुमो के रूट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ये बना चुके हैं कि धीरे धीरे HRTC की जगह अब युवाओं को शामिल किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस तरह भी मुख्यमंत्री एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले कल भी कहा था कि जितने पोंग डैम होस्टीज हैं जो फॉरेस्ट लैंड पर घर बनाकर बैठे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एरियर DA की बड़ी आस है। एरियर मिलने की कम संभावना है, लेकिन 4% DA की तरफ जरूर मुख्यमंत्री अपना मन बना रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर एक और बड़ा फैसला हुआ और इस फैसले के अनुसार जो ACR के नए नियमों में बदलाव किया, व्यवस्था परिवर्तन सरकार ने किया है। अब ACR के नियमों से प्रशासनिक सचिवों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं या चीफ सेक्रेटरीज हैं, इस रैंक के अफसरों को ACR के जो नए रूल्स हैं, नए नियम हैं, इससे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम दूसरे IAS, IFS, IPS इन अधिकारियों को इन नए नियमों में लाया जाएगा, जिसमें अब जिला के DC की ACR के लिए नए मापदंड होंगे। किस DC ने कितने म्यूटेशन के केस किए, कितने पार्टीशन के केस किए, कितने जनता की उसने शिकायतें सुनी, कितने नए विकास कार्य किए, कितना गवर्नेंस का काम किया, इसके अलग अलग अंक दिए जाएंगे। अगर कहीं से डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ ये एडवर्स, उसके खिलाफ अगर संबंधित DC के खिलाफ कोई एडवर्स मामला आएगा कि उस जिला में इंतकाल के मामले लटके हुए हैं, जितने भी पार्टीशन के मामले में लटके हैं, लोगों की वहां पर रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, जमीनी विवाद नहीं सुल रहे हैं, फिर DC को एडवर्स अंक भी दिए जाएंगे, नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। इस आधार पर 4 अंक उसे नेगेटिव मिलेंगे। यानी फिर DCs की ACR में दिक्कत आएगी। जिला की SP के उस इलाके में कितनी हत्याएं, कितने मर्डर के केस हुए, कितने रेप हुए, कितनी चोरी की वारदातें हुई और इन तमाम मामलों की जांच कितनी हुई, कितने आरोपियों को हवालात पहुंचाया गया, जनता के कितने समाधान किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की व्यवस्था रही, जनता को उस अधिकारी से कितनी दिक्कतें आएंगी, इसके ACR में अंक जुड़ेंगे। विभागाध्यक्ष, तमाम विभागों के अध्यक्ष जो HOD हैं, उन्हें भी ACR के दायरे में लाया जाएगा। ये बड़ा फैसला
फैसला किया गया एसीआर को लेकर, क्योंकि जब एसीआर के कैबिनेट से अप्रूवल इसकी मिली थी, इसके बाद तमाम आईएएस अधिकारी आपत्ति कर रहे थे कि हम तो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एसीआर के नियम बनाए हैं हम इस पर पार्टी में नहीं आते। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, इस रैंक के अधिकारी ही एसीआर के अधिकारी इसके दायरे से बाहर होंगे। बाकी चाहे जिले का डीसी हो, एसपी हो, या डीएफओ हो, डीआईजी हो, या डिविजनल कमिश्नर हो, या किसी विभागाध्यक्ष हो, सभी को नए एसीआर के दायरे में लाया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर अंक मिलेंगे। अब गुड, वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग, यानी कि चेहरा देखकर आपको एसीआर में नहीं आंका जाएगा, बल्कि आपने जनता के कितने काम किया, आपने जनता को कितना आबाद किया, जनता को कितना आपने रुलाया, जनता को कितना परेशान किया। जिस खुशहाली के लिए आपको इलाके में जनता के लिए भेजा गया था, क्या वाकई आपने जनता की सेवा की या फिर जनता के लिए आप परेशानी का सबब बन गए? अंक आपको इसके भी मिलेंगे। एसपी को अंक मिलेंगे, आपकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसी थी। डीएसपी को सब डिवीजन में मिलेंगे कि आपके सब डिवीजन में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी थी, चोरी की कितनी वारदातें हुई, हत्याएं कितनी हुई, वहां पर रेप के मामले कितने हुए, रिपोर्ट कितने हुए, समाधान कितने हुए। यानी कि अलग अलग डीसी का डिस्ट्रिक्ट पर होगा, एसपी का डिस्ट्रिक्ट पर होगा, चाहे एसडीएम और डीएसपी होंगे उनका डिवीजन पर होगा, अलग अलग दायरे में इन्हें शामिल किया गया और सभी की एसीआर अब सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को छोड़कर सभी की एसीआर इस नए दायरे में ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आप याद कीजिए, कम से कम 1.5 से 2 दशक पुराना वो समय जब हिमाचल प्रदेश के बरसात के दौरान स्कूलों में 2 महीने की छुट्टियां होती थी। और अब सरकार एक बार फिर मंथन कर रही है, विचार कर रही है, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में स्कूलों को बंद रखना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार की, चाहे आप देखिए ऊना में दिल दहला देने वाली जिस प्रकार का वाकया वहां से सामने आया, 3 झुग्गी वाले बच्चे वहां पर बह गए, या जिस प्रकार से रामपुर के समेज गांव में हुआ, या फिर कुल्लू के बागी पुल में हुआ, या फिर जिस प्रकार के मंडी जिला में बड़ी वारदात हुई। अब इन तमाम घटनाओं का अवलोकन करने के बाद अभी माना जा रहा कि अगस्त में भारी बारिश होगी। आमतौर पर देखा गया कि अगस्त के बाद, अगस्त और 15 अगस्त और 30 अगस्त के आसपास या 31 अगस्त के आसपास हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 बार भारी बारिश होती है और इस दौरान बड़ा नुकसान होता है। इसे लेकर आज विस्तार से हमारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना था हम छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव कर रहे थे, हम 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को बंद रखना चाहते थे। 15 अगस्त का बड़ा पर्व होता, उस दिन कुछ बच्चों को जरूर बुलाना था, लेकिन हमारी प्लानिंग थी कि 16 अगस्त को स्कूल लगाए जाएं। लेकिन जिस प्रकार से जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी हुई, लू चली, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा इन कुछ क्षेत्रों में, या बद्दी बरोटी वाला के कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार की लू की चपेट में आकर कई बच्चे बेहोश हो गए, कई स्कूलों को हमें आनन फानन में बंद करना पड़ा। इसके चलते हमने शेड्यूल से छेड़छाड़ नहीं की। पिछले साल का शेड्यूल इसी साल हमने लागू कर दिया, लेकिन रोहित ठाकुर ने माना कि ये विधायकों से फीडबैक मिल रहा है, डीसी से फीडबैक मिल रहा है, एसडीएम से फीडबैक मिल रहा है, डिप्टी डायरेक्टर से फीडबैक मिल रहा है, अपने अधिकारियों से फीडबैक मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सही मायने में अगस्त का तांडव जुलाई और अगस्त महीने में होता है। इसके चलते उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इस साल दिसंबर महीने से पहले अगले साल का शेड्यूल तय कर लिया जाए, ताकि तमाम जिन छुट्टियों में टीचर्स ने कहीं पर घूमने जाना है, जिन बच्चों ने कहीं आउटिंग पर जाना है, उनकी प्लानिंग पहले हो जाए। क्योंकि जब बुकिंग हो जाती है, चाहे वो प्लेन की हो, ट्रेन की हो, या अपने वाहनों में जाने की व्यवस्था, होटल की बुकिंग हो, आनन फानन में बदलना मुश्किल होता है। इसके चलते रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह आदेश पारित कर दिए हैं कि अगले साल बरसात की छुट्टियों का शेड्यूल इसी साल दिसंबर से पहले तय कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि शिक्षक संघों से हम प्रस्ताव मांगेंगे। शिक्षक संघों से प्रस्ताव आने भी शुरू हो गए हैं। कुछ संघों ने बरसात के दौरान ये माना कि 2 महीने की छुट्टियां, जैसे पहले छुट्टियां होती थी जुलाई और अगस्त में, 2 महीने की छुट्टियां यहाँ पर ज़रूरी हैं। पहले भी बरसात में 2 महीने स्कूल बंद रहते थे, उसी व्यवस्था पर अब कुछ शिक्षक संघ वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक बड़ी दिक्कत रहेगी वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में अब 52
55 दिन छुट्टियां होती हैं और इसके लिए अलग अलग शेड्यूल पूरे साल भर तय किया जाता है। इसके चलते शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम फाइनल कर रहे हैं, हमने विधायकों से बात करेंगे, पीटीए से हम नीचे से हम प्रपोजल लेंगे, अध्यापक संघों से प्रपोजल लेंगे और जो भी बेहतर होगा ताकि कम से कम, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कुल्लू के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अपर शिमला के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ऊना में जिस प्रकार से जल जलाया वहाँ पर नुकसान हुआ, वहाँ पर पढ़ाई प्रभावित हुई, या फिर मंडी के कुछ इलाकों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, या पिछले कल जिस प्रकार से भूस्खलन चंबा में हुआ, स्कूल जाते एक छोटे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, उसके साथ उसकी बुआ की मौत हो गई। इसके चलते अब ये एक यहाँ पर रास्ता निकाला जा रहा है कि जुलाई और अगस्त 52 छुट्टियां भी आपके सामने हैं, 2 महीने का लंबा स्पेल भी आपके साथ है, आपको दिवाली की छुट्टियां भी देनी है, आपको दूसरे पर्व पर भी छुट्टियां करनी है, लेकिन इसको एक धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कसरत इसी साल दिसंबर में पूरी कर ली जाएगी। उधर सीएम सुक्खू ने शिक्षा पर 2 बड़े फैसले लेने की तैयारी कर ली है। मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री लंबे समय से ये विचार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्यों ना स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए, अर्ली बेस यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से, और ये ना तो कोई रोजगार होगा ना कुछ होगा, लेकिन इसके पीछे भावना राज्य सरकार की है कि अगर किसी स्कूल का कोई टीचर छुट्टी पर जाता है, कोई टीचर बीमार हो जाता है, तो उसी गाँव के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रति घंटे के हिसाब से पैसे दे दिए जाए, 2 दिन के लिए बुला लिया जाए, अगर 1 घंटे की जरूरत है 1 घंटे के लिए बुला लिया जाए, या मसलन कोई किसी प्राइमरी स्कूल में अगर एक ही टीचर है, वो टीचर बीमार हो जाता है या छुट्टी चला जाता है, तो वहां का कोई शिक्षित कोई भी युवा है उसे प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देकर स्कूल में बुलाया जा सकता है। इसके लिए सरकार प्लान कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने फिर स्पष्ट किया ये अस्थायी नियुक्ति होगी, ये बिल्कुल कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं होगी, और ना तो ये प्रति दिन के हिसाब से होगी, ना तो ये प्रति महीने के हिसाब से होगी, ना मासिक वेतन मिलेगा, ये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगी। कोई अगर पूरे साल में 6 घंटे पढ़ाता है तो उसे 6 घंटे के पैसे मिलेंगे। प्रिंसिपल, हेडमास्टर और सीएचटी को अधिकृत कर दिया जाएगा, जिसने 1 घंटा पढ़ाया उसकी वेरिफिकेशन के आधार पर 1 घंटे की पेमेंट कर देंगे। और ये हमें एक गैप अरेंजमेंट यानी कि तुरंत प्रभाव से कोई छुट्टी जाता है, कोई बीमार होता है, उन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को हम लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को हमने ये डायरेक्शन दी है कि इसका ऐसा प्रपोजल लाएं जिससे हिमाचल प्रदेश में युवाओं की जो रेगुलर नौकरी है उस पर भी कोई असर ना पड़े, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो बिल्कुल प्रभावित ना हो। 1-2 दिन कोई छुट्टी पर जाता तो किसी को हायर किया जा सकता है। और इसी अगली कैबिनेट में ऐसे प्रपोजल आने का भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आने वाली जो चाहे वो मानसून सत्र से पहले हो या मानसून सत्र के बाद हो, इस प्रकार का प्रपोजल कैबिनेट की बैठक में लाया जाए ताकि प्रति घंटे के हिसाब से हम जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है उसे पैसे दे सकें। हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो एचआरटीसी यात्रा का फैसला रिव्यू किया जाएगा। ये आज उद्योग मंत्री ने बड़ा ऐलान किया मीडिया से बातचीत करते हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो 110 रुपये प्रति माह कटौती पुलिस कर्मचारियों की जा रही है और इसकी एवज में उन्हें एचआरटीसी में यात्रा का प्रावधान दिया जा रहा था। उनके वेतन से ये पैसे कट रहे थे, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 110 रुपये कटते थे, लेकिन अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह कटौती पुलिस कर्मचारियों के वेतन से नहीं होगी, बल्कि जो भी पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पर जाएगा उसके पैसे उसे रिवर्समेंट के रूप में वापस दे दिए जाएंगे। जो भी सरकारी ड्यूटी पर आएगा उसके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि अब एचआरटीसी कर्मचारियों या एचआरटीसी में बस यात्रा के लिए पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 110 रुपये प्रति माह कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के 19,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल, पुलिस जवानों को राज्य सरकार का ये फैसला बिल्कुल रास नहीं आया। पुलिस कर्मचारी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि हमें किसी भी समय इमरजेंसी बुला लिया जाता, रात को बुला लिया जाता। और ये बात पुलिस कर्मचारियों की जायज़ भी है, क्योंकि मसलन अगर कोई बड़ी आपदा कहीं पर हो जाती है, किसी प्रकार का बड़ा कोई मसला बन जाता है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो, प्राकृतिक आपदा का मसला हो, ये किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवानों को तुरंत आधी रात को बुला लिया जाता, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसी परिस्थितियों में उन तमाम कर्मचारियों का कहना है अगर
एचआरटीसी में जेब से पैसे निकालकर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए उन्हें किराया देना पड़ेगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। हालांकि बाद में पैसा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि लंबे समय से जो उन्हें सुविधा दी जा रही थी 110 रुपये प्रति माह कटौती, उस पैसे को बढ़ा दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए, लेकिन इस यात्रा की व्यवस्था को यथावत रखा जाए। मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया था और इस मंत्रिमंडल के फैसले के बाद पुलिस कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भी मिला। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मैंने इन पुलिस कर्मचारियों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवानों की एचआरटीसी में बस यात्रा का फैसला रिव्यू किया जाएगा, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी भी मुख्यमंत्री से बात हुई, तो मुख्यमंत्री का यह कहना था कि जरूर पुलिस कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है, लेकिन साथ में सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि हमने रिवर्समेंट की सुविधा दी है। पहले पुलिस कर्मचारी अपने वेतन से 110 रुपये प्रति माह देते थे, लेकिन अब हमने फैसला लिया कि पूरा पैसा जो ऑफिशियल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी एचआरटीसी बस सेवा का लाभ लेगा, पूरा पैसा उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों ने अपनी बात सरकार के समक्ष रखी है, अब क्या देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इनके पैसे बढ़ाकर इस यात्रा को यथावत रखती है, या फिर जिस प्रकार से पटवारियों की नोटिफिकेशन को लेकर फैसला लिया और उस पर सरकार नहीं मानी, यहां पर भी स्थिति रखनी है। लेकिन पटवारी और यहां पर पुलिस जवान दोनों मामले ये अलग अलग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारी जिस प्रकार से आपात स्थिति में अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए एक बेहतर सुविधा यहां पर सरकार की तरफ से रखी गई थी। अब देखना है इस सुविधा पर किस प्रकार से पुनर्विचार सरकार करती है। अगर ये फैसला रिव्यू भी होता तो कैबिनेट की बैठक में होगा और मंत्रिमंडल की बैठक 24 अगस्त को संभावित है। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार के दिन 24 अगस्त को हम मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो इस फैसले के रिव्यू होने का 24 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। उधर राजस्व विभाग में तबादलों का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कल तहसीलदारों की 27 अधिकारियों की सूची जारी हुई थी और आज राजस्व विभाग ने 61 नायब तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी कर दिए। इसके तहत मदन लाल को ऊना से फतेहपुर भेजा गया है। इसी तरह डीसी शिमला सुगम केंद्र से तंजीम डोलमा को कुमारसेन ट्रांसफर किया गया है। सुशांत ठाकुर को कुमारसेन से उपायुक्त कार्यालय शिमला सुगम केंद्र में, जतेंद्र शर्मा को सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा से सब तहसील जोल में, इकबाल सिंह को ज्वालामुखी सब तहसील से महतपुर, किरण देवी को महतपुर से तहसील ऑफिस ज्वालामुखी, अरविंद कुमार को सब तहसील लंगरू कांगड़ा से, नीरज बाला को तहसील ऑफिस खुंडिया कांगड़ा, अयूब मोहम्मद को सब तहसील पुखरी चंबा, विजय सिंह को थुरल कांगड़ा, राजेश कुमार को नगरोटा, देवेंद्र कुमार को होली चंबा, राकेश कुमार को चामुंडा कांगड़ा, कमर युद्ध अभय सिंह को जुब्बल शिमला, राजन शर्मा दुलेर ऊना, राजकुमार जसवा कोटला, इंदिरा वर्मा को टिक्कर शिमला, प्रतीक ठाकुर को शालाघाट सोलन, कलाम सिंह को कोटखाई, प्रेमचंद को कलबोग शिमला, मदन लाल को अरनोट सिरमौर, बलवंत सिंह को पटियाल एसीओ जाहू हमीरपुर, किशन लाल को पंजेरा सोलन, परवेश कुमारी को हरोली ऊना, कांशीराम को ऊना आनी कुल्लू, टेकचंद को नेहरी मंडी, महेश चंद को छतरी मंडी, संजीव कुमार को रिवालसर, इंद्र कुमार को माजरा सिरमौर, रविंदर सिंह को दारला घाट सोलन में भेजा गया है। वहीं ललित कुमार को कुनिहार, राजेंद्र सिंह को जुनगा, भीष्म सिंह को शहरी शिमला, अशोक कुमार को कसौली, खेमचंद को कंडाघाट, चंद्रराम को शिमला ग्रामीण, जगदीश शर्मा को तहसील ऑफिस सोलन, रितु शर्मा को एसीओ जलोग शिमला, विजय कुमार को जयसिंहपुर, शुभ कुमार ईश्वर को ऊना, राजीव कुमार को आलमपुर कांगड़ा, रमन कुमार को एसएनटी सर्कल हमीरपुर वन, सुरजीत सिंह को राजा का तालाब कांगड़ा, बलदेव राज को तहसील ऑफिस चंबा, गुरमुख सिंह को बैजनाथ कांगड़ा, रूप सिंह को धरवाला चंबा, रोहित झारटा को धीरा कांगड़ा, प्रकाश चंद को सुला कांगड़ा, इंद्रपाल को भुंतर कुल्लू, धर्मेंद्र शर्मा को जरी कुल्लू,
हेमराज शर्मा को कुटला मंडी, सुखदेव को श्री नैना देवी टेम्पल ऑफिसर बिलासपुर, राजदीन एसीओ को तहसील ऑफिस बिलासपुर, प्यारेलाल एसीओ को भराड़ी बिलासपुर, कृष्ण चंद को डहर मंडी, पुष्पेंद्र सिंह को एसएनटी सर्कल घुमारवी बिलासपुर, इंद्रदेव को चिड़गांव, मोहनलाल को शिलाई, स्वतंत्र कुमार को चुरा चंबा, गगन सिंह को नूरपुर और दयानंद शर्मा को रोडू ट्रांसफर किया गया है। इसे लेकर अभी भी कुछ तहसीलदारों की तबादलों की एक और सूची जारी होनी है। कुछ पिछले कल एक सूची होल्ड कर दी गई थी जिसमें 3-4 तहसीलदारों के ट्रांसफर में किसी प्रकार की कोई अड़चन आई थी, मंत्री विधायकों की कोई आपत्ति आई थी, लेकिन जल्द ही तहसीलदारों की एक और, यानी कि कल एक तहसीलदार 27 तहसीलदारों की सूची आई थी, आज 61 नायब तहसीलदारों की सूची आई है। एक और तहसीलदारों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में डे बोर्डिंग स्कूलों पर काम शुरू हो गया धरातल पर। विधायक, मंत्री व संबंधित प्रधान राजनेता स्कूल के लिए 50 बीघा जमीन दिलाने के लिए कसरत करेंगे, पूरी तरह से फील्ड में उतर जाएंगे। मुंबई दिल्ली के रोड मैप पर यहां पर स्कूल तैयार किए जाएंगे। स्विमिंग पूल से लेकर स्टेडियम की तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने शिक्षा विभाग को ये आदेश जारी कर दिए हैं। हर ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में भी बोर्डिंग डे स्कूल बनेंगे। हर 15 दिन में डे बोर्डिंग स्कूलों में चल रहे काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट शिक्षा विभाग सरकार को भेजेगी, ये व्यवस्था कर दी गई है। ऊना जिला के अम्ब में कर्ज के बोझ तले एक 40 साल के युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मामला पिछले कल का बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी शैली ने पुलिस को दिए बयान में ये पूरी बात कही है कि किस प्रकार का ये मामला हुआ, किस प्रकार की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि सुनील कुमार ठेकेदारी का काम करता था। ठेकेदारी के लिए उसने अम्ब के एक बैंक से लिमिट बनवा रखी थी। लिमिट का कर्जा होने के चलते वह पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था और घर में ही रह रहा था, घर से बाहर नहीं जा रहा था। मृतक की पत्नी ने एक निजी स्कूल में नौकरी करती है। पिछले कल जब वह छुट्टी के बाद घर लौटी तो पति घर पर नहीं थे। थोड़ी देर के बाद फोन किया तो पति ने फोन नहीं उठाया। बीती शाम 5 बजे शैली बाजार गई और जान पहचान वाले दुकानदारों से पति के बारे में पूछा, मगर कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। फिर शैली ने अपने पुराने मकान के अंदर जाकर देखा तो उसका पति सुशील कुमार पंखे से लटका हुआ था। उसके बाद उसने अपने देवर को साथ लेकर पंखे से उतारा, सिविल अस्पताल अम्ब लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरमौर के नोहराधार में कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। बैंक के कर्मचारी ने इस जालसाजी को अंजाम दिया, यानी कि लुटेरा बैंक अपना कर्मचारी निकला। हैरानी वाली बात यह है कि बैंक कर्मचारी ने ग्राहकों के लाखों रुपए की एफडी ही चट कर डाली। जैसे ग्राहकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बैंक के बाहर पहुंचकर हंगामा कर दिया। नोहराधार बैंक के ग्राहकों की भीड़ जमा देख सभी लोग हैरान हो गए। जिला शाखा प्रबंधक ने बताया कि अभी तक निरीक्षण में करीब 4 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई है। निरीक्षण जारी है, ये राशि और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि बैंक का कर्मचारी ही जनता के पैसे को लूट रहा था, जनता के पैसे को खा रहा था। कुल्लू मनाली बामतट मार्ग पर स्थित खक नाला से लापता युवती 6 दिन के बाद 15 मील में ब्यास नदी में उसका शव बरामद हुआ है। 7 अगस्त को युवती अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। युवती के पिता ने पुलिस थाना मनाली में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। आज सुबह पुलिस ने 15 मील के समीप ब्यास नदी में युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। युवती अपने दोस्तों निशांत निवासी बड़गरा जिला कुल्लू और अर्चित निवासी पंडो जिला मंडी के साथ ही वैशना के समीप एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। युवकों ने इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 15 मील के समीप नदी में फेंक दिया। दोनों युवकों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि युवती की मौत कैसे हुई ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन संदेह ये भी जताया जा रहा है क्या इन दोनों दोस्तों ने उस युवती की क्या हत्या कर दी थी या फिर मौत की कोई और वजह। बहरहाल संदेह के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जांच चल रही है। हिमाचल पंजाब के सीमावर्ती इलाके की जेजो खड्ड हादसे के शिकार ऊना विधानसभा क्षेत्र के देहला में और भटोली के 8 लोगों की चिताएं आज पंजाब के भिभोर साहिब में एक साथ जलाई गई। 5 की अलग अलग और 3 बच्चों की एक ही चिता में अंतिम संस्कार किया गया। 3 मासूम बच्चों की चिताएं एक साथ वहां पर जली, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ पर बच्चों की चिता को उनके ताया के बेटे प्रिंस ने मुख अग्नि दी, जबकि बाकी 5
5 चिताओं को इकलौते बचे दीपक भाटिया व नंद किशोर ने संयुक्त रूप से मुखाग्नि दी। इस दौरान हर आंख नम थी, जबकि चालक कुलविंदर का बीती शाम को ही उनके पैतृक गांव देहला में देह संस्कार कर दिया गया था। नदौन के ब्यास पुल पर आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला की ट्रक में चपेट में आने से मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए, जबकि उसकी एक टांग ट्रक के पिछले टायर के नीचे फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक महिला की पहचान 39 वर्षीय पूजा देवी के रूप में हुई है, जो कि मंडी के पटरी घाट की रहने वाली थी। हादसा इतना खतरनाक था कि ट्रक चालक ने उसे घसीटते हुए कई मीटर तक दूर ले गया, जिसके चलते महिला के शरीर के 3 टुकड़े हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक की चाबी निकालकर मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक की तलाशी पुलिस को जारी है। मृतक महिला पति श्याम सुंदर के साथ नदौन से ज्वालामुखी की तरफ जा रही थी जब यह हादसा हुआ। श्याम सुंदर नदौन के रेल स्थित एक मंदिर में पुजारी का काम करता है और परिवार के साथ वहीं पर रहते थे। शिमला में आज सुबह निर्माणाधीन टनल का एक पोर्टल गिर गया। परमाणु शिमला निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना के अंतर्गत संजौली के चनलौठी में स्थित टिटरी टनल के पोर्टल का काम चल रहा था। बीती शाम यहां कुछ पत्थर व मिट्टी गिरने शुरू हुई थी। इसके बाद टनल में काम कर रहे कर्मचारी और मशीनरी पहले ही बाहर निकाल दी गई थी। एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अंचल जिंदल ने बताया कि जहां टनल का पोर्टल बन रहा था उसके आसपास पत्थर गिर रहे थे, मलबा डंप हो गया था। पोर्टल को पक्का करने का काम वहां पर चल रहा था, लेकिन तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड हो गया, जिससे पोर्टल ही नीचे आ गया। फिलहाल घटना में कोई हताहत की कोई बड़ी सूचना नहीं है, लेकिन एक बड़ा विघ्न जरूर एनएचआई की इस परियोजना में पड़ा। एक बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन राहत कार्यों के लिए टीमें मौके पर तैनात कर दी हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 31 जुलाई को समेज में आई विनाशकारी बाढ़ में बहे एक और लापता का शव दत्तनगर में सतलुज के किनारे बरामद हुआ है, जिसकी पहचान 4 साल के आद्विक पुत्र जयसिंह के तौर पर हुई है। 31 जुलाई की रात को आद्विक अपनी मां कल्पना और बहन अक्षिता के साथ समेज में ही था। मां, बेटा और बेटी उस रात विनाशकारी बाढ़ में बह गए थे। अब बेटे का शव 13 दिन के बाद बरामद हुआ, जबकि कल्पना का शव पहले ही नोगली में मिल चुका है। कल्पना की पहचान उसके हाथ में बने टैटू से हुई है, जबकि आद्विक की पहचान उसकी मासी ने की। अभी भी जयसिंह की 7 वर्षीय बेटी अक्षिता इस त्रासदी में लापता है। 1 अगस्त को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1 अगस्त से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस त्रासदी में समेज के 36 लोग लापता हुए थे, जिसमें 6 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 30 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। भाई बागी पुल से भी 9 लोग लापता थे, जिसमें 2 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 7 अभी लापता चल रहे हैं। प्रदेश के अगर मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट अब भी जारी है, यानी कि 14 अगस्त को भी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। बाढ़ आ सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राज्य के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार 15 सितंबर का अलर्ट है। उन्होंने कहना है कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट या तमाम तरह की प्रेडिक्शन जो जारी की जा रही है, जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने मंत्री विधायकों को, अपने लोगों को 15 सितंबर तक अलर्ट पर रखा है। 15 सितंबर तक सरकार ने अलर्ट पर रखा है, ताकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे तत्पर तैयार रहे। इसके लिए तमाम डीसीज, एसपीज, पुलिस प्रशासन को भी डायरेक्शन जारी कर दी है कि 24 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रहे। और हिमाचल प्रदेश में जब तक मानसून रुखसत नहीं हो जाती, मानसून यहाँ से विदा नहीं हो जाती, तब तक सभी अलर्ट रहे। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।